बॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंस 1899 इस कहानी का आरंभ होता है 19 अक्टूबर 1999 से, जहां हमें एक जहाज केरबेरोस के सफर की झलक मिलती है। ये जहाज इंग्लैंड से न्यूयॉर्क सिटी की ओर बढ़ रहा है। इस जहाज पर कई अनोखे यात्री हैं, जिनमें से एक है मौरा, एक रहस्यमयी युवती। रात को मौरा को एक सपना आता है। वह एक मानसिक अस्पताल में है, जहां उसके पिता उससे मिलने आते हैं। उन्हें देखकर मौरा अपना आपा खो देती है और चीखती है, प्रोमीथियस जहाज, प्रोमीथियस शिप पर जो कुछ हुआ उसकी जिम्मेदारी आपकी है। इसी चीख के साथ उसकी नींद टूट जाती है। मौरा इस वक्त केरबेरोस पर है, लेकिन उसके दिमाग में सवालों की बाढ़ है। प्रोमीथियस जहाज, जो 4 महीने पहले इसी रास्ते पर गायब हो गया था, उसका नाम बार बार उसके सपने में आता है। ये हादसा पूरी दुनिया के लिए एक रहस्य बना हुआ है, क्योंकि उस जहाज पर कई नामचीन लोग सवार थे। मौरा को अपने अतीत की ज्यादा याद नहीं है। उसे इतना याद है कि उसके भाई ने एक दिन पहले उसे जहाज का टिकट भेजा था और न्यूयॉर्क में मिलने का आग्रह किया था। अब केरबेरोस पर करीब 1500 यात्री हैं, जिन्हें अलग अलग वर्गों में बांटा गया है। वर्कर क्लास, लोअर क्लास, मिडिल क्लास और हाई क्लास। मौरा हाई क्लास में सफर कर रही है, जहां दूसरी किसी भी क्लास के व्यक्ति को आने की अनुमति नहीं। जहाज पर अद्वितीय चरित्र एक गुप्त जोड़ा, जो सबके सामने भाई बहन बनकर रह रहा है, क्योंकि उस समय समाज में उनके रिश्ते को स्वीकृति नहीं थी। तो एक नवविवाहित जोड़ा, जो देखने में खुश नहीं लगते। 3 एक जापानी लड़की, जिसे उसका मालिक न्यूयॉर्क में बेचने ले जा रहा है। घटना की शुरुआत लंच के दौरान लोअर क्लास का एक युवक अचानक ऊपर आता है। सिक्योरिटी उसे पकड़ लेती है, लेकिन वह गिड़गिड़ाते हुए कहता है, मेरी बहन गर्भवती है और उसकी तबीयत खराब है। मुझे डॉक्टर की जरूरत है। जहाज का डॉक्टर लोअर क्लास में जाने से इनकार कर देता है, लेकिन मौरा, जो खुद एक डॉक्टर रह चुकी है, मदद के लिए आगे आती है। वह युवक की बहन की जान बचाती है और फिर अपनी क्लास में लौट जाती है। कैप्टन और रहस्यपूर्ण सिग्नल्स। केरबेरोस के कैप्टन एक गंभीर और दुखी व्यक्ति हैं। उनकी पत्नी और बच्चे की मौत 2 साल पहले एक त्रासदी में हो गई थी। अचानक कैप्टन का सहायक उन्हें सूचना देता है कि किसी दूसरे जहाज से सिग्नल्स आ रहे हैं। कैप्टन जब सिग्नल्स की जांच करते हैं, तो वह पूरी तरह चौंक जाते हैं। ये सिग्नल्स प्रोमीथियस जहाज के हैं, जो 4 महीने पहले लापता हो गया था। इस अप्रत्याशित मोड़ के साथ कहानी और गहरी होती है। क्या केरबेरोस और प्रोमीथियस के बीच कोई कनेक्शन है? क्या मौरा के सपने सच्चाई से जुड़े हैं? आगे की कहानी में छिपा है एक ऐसा रहस्य जो आपकी कल्पना से परे है। महीने बिना खाना पानी के कोई समंदर में कैसे जिंदा रह सकता है? और सभी का विश्वास था कि यह जहाज, शिप, उन्हें किसी दिशा में ले जाएगा। सभी अपने जहाज, शिप के साथ एक वादा, प्रॉमिस निभाते हुए सफर पर निकल पड़ते हैं। इस सफर में कैप्टन और उसके साथी किसी भी पैसेंजर को कुछ नहीं बताते। लंबा सफर तय करने के बाद वे उस वादे की दिशा में पहुंच जाते हैं। वहां उन्हें एक जहाज, प्रोमीथियस, मिलता है। कैप्टन और उसके कुछ साथी कश्ती से उस जहाज तक पहुंचते हैं और उसके अंदर जाते हैं। यहाँ उन्हें कोई इंसान नहीं मिलता, जबकि इस जहाज में कई यात्री, पैसेंजर्स यात्रा कर रहे थे, पर यहाँ किसी की बॉडी तक नहीं होती। कैप्टन कंट्रोल रूम सिग्नल्स भेजे गए थे। वहां देखकर वह हैरान हो जाता है कि सिग्नल भेजने वाली मशीन टूटी हुई है। तभी मोर को जमीन पर एक हरे रंग का बीटल दिखता है, जो एक दिशा में जा रहा होता है। वह उसका पीछा करती है और बीटल एक कावड़ कंपार्टमेंट के अंदर चला जाता है, जिसे बाहर से बंद किया गया था। जब वे कावड़ खोलते हैं, तो अंदर एक छोटा बच्चा बैठा होता है। वह बच्चा सबको घूर घूर कर देखता है और उसके हाथ में एक छोटा पिरामिड। सभी चकित रह जाते हैं कि जब सारे यात्री गायब हो गए, तो यह बच्चा यहाँ क्या कर रहा है। वे उसे अपने जहाज पर ले आते हैं, लेकिन प्रोमीथियस जहाज से एक और आदमी उनके जहाज पर चुपके से आ जाता है। उसके हाथ में भी वही हरा बीटल होता है। ये वही बीटल था जिसका पीछा करके मोर बच्चे तक पहुंची थी। ये आदमी मारा के बगल वाले कमरे में रुकता है। अगले दिन वह अपना नाम डैनियल बताता है। मोर उसे पहचान नहीं पाती, लेकिन वह ऐसा व्यवहार करता है जैसे वह मोर को बहुत अच्छे से जानता हो। एक रात मोर अपने कमरे में जाती है, जहां वह बच्चा बैठा होता है। वह देखती है कि उसकी गर्दन पर एक उल्टे पिरामिड का निशान है। यही निशान उसे अपने भाई के भेजे गए लेटर थे। मोर उससे पिरामिड के बारे में पूछती है, लेकिन वह बच्चा कुछ नहीं बोलता।
असल में बच्चा किसी से बात नहीं करता। डेनियल के पास जो हरा बीटल था उसे वह निचले हिस्से लोअर क्लास में छोड़ देता है। वह बीटल एक बच्ची की ओर जाता है और उसके बाद बच्ची की मृत्यु हो जाती है। इसके साथ ही जहाज के सारे कंपास खराब हो जाते हैं। इन अजीब घटनाओं को देखकर कैप्टन फैसला करता है कि जहाज न्यूयॉर्क न जाकर वापस इंग्लैंड लौट जाएगा, क्योंकि ये सब वही घटनाएं थीं जो प्रोमीथियस जहाज के साथ हुई थी। जिसके बाद वह अचानक गायब हो गया। शिवा कैप्टन के पास आती है और देखकर हैरान हो जाती है कि उसके केबिन में भी वही उल्टा त्रिकोण बना हुआ है, जैसा कि बच्चे की गार्डन पर उल्टे त्रिकोण का टैटू बना था। यह वही निशान था जो उसके भाई के पत्र में भी था। उन्हें समझ आ जाता है कि कुछ न कुछ गड़बड़ है, इसलिए वापस लौटने से पहले वे एक बार फिर से प्रोमेथियस शिप में जाते हैं। वहां कैप्टन को एक सूची मिलती है जिसमें उन पैसेंजर्स के नाम होते हैं जो गायब हो गए थे। ये वही यात्री थे जो प्रोमेथियस में सफर कर रहे थे। इस सूची में एक नाम मोरो का भी होता है। ये देखकर सभी हैरान रह जाते हैं। कैप्टन को लगता है कि मोरो कुछ छुपा रही है। सवाल यह था कि अगर मोरो 4 महीने पहले प्रोमेथियस से निकली थी तो वह जिंदा कैसे लौट आई, और अब वह इस सफर में दोबारा क्यों आई है। कैप्टन मोरो को इस बारे में कुछ नहीं बताता। ये दोनों फिर से शिप पर लौट आते हैं। वहां कैप्टन को पता चलता है कि लोअर क्लास और मिडिल क्लास के लोग जहाज को वापस ले जाने के खिलाफ विद्रोह कर रहे हैं। इन लोगों ने इस सफर के लिए अपनी मेहनत की सारी कमाई लगा दी थी। इसी बीच लोअर क्लास की एक लड़की की मृत्यु हो चुकी थी, जिससे वे और अधिक गुस्से में थे। लोगों का कहना था कि वह बच्चा जिसे मोरो प्रोमेथियस से लाई थी शापित है और उसे समंदर में फेंक देना चाहिए। मोरो इसका विरोध करती है, लेकिन उसकी कोई नहीं सुनता। आखिरकार बच्चे को समंदर में फेंक दिया जाता है। मोरो मदद के लिए कैप्टन के पास जाती है, लेकिन कैप्टन उसे झूठा कहता है। वह कहता है कि उसने सबके साथ वह सच छुपाया जो प्रोमेथियस से जुड़ा था। मोरो को कुछ समझ नहीं आता। इसी दौरान सबसे बड़ी समस्या यह थी कि शिप किसी भी दिशा में आगे नहीं बढ़ रही थी। वह प्रोमेथियस के आसपास ही चक्कर लगा रही थी। एक रात जब सभी परेशान होकर बैठे थे, तभी शिप के एक बंद हिस्से से ठक ठक की आवाज आती है। अगले पल वही बच्चा जिसे उन्होंने कुछ देर पहले ही समंदर में फेंका था वापस आ जाता है। वह बच्चा अब भी अपने हाथ में एक छोटा पिरामिड लिए हुए था। वह मोरो के गले लग जाता है। यह देखकर मोरो बेहोश हो जाती है। अब तक शिप पर मौजूद सभी यात्री पूरी तरह यकीन कर चुके थे कि वह बच्चा शापित है, इसलिए उसे कैद कर दिया जाता है। शिप पर मौजूद सभी लोग अब 2 गुटों में बंट चुके थे। पहला कैप्टन्स ग्रुप जो इंग्लैंड लौटना चाहता था, दूसरा लोअर क्लास और मिडिल क्लास का गुट जो न्यूयॉर्क जाना चाहता था। सभी यात्री बेहद गुस्से में थे। इसी बीच लोअर क्लास की वह गर्भवती महिला जिसका नाम मोरो ने सफर की शुरुआत में इलाज करते वक्त जाना था, तय करती है कि वह कैप्टन के समूह में शामिल हो जाएगी। मोरो को धीरे धीरे होश आने लगता है। आगे की कहानी रहस्यपूर्ण मोड़ के साथ जारी है। उसे पता चला है कि बच्चे को कैद कर दिया गया है। वह बच्चे को आजाद करवाने के लिए वहां जाती है, लेकिन सब लोग उसके खिलाफ हो जाते हैं। जब लोग बहुत ज्यादा शोर कर रहे होते हैं, तभी एक आदमी गन चला देता है। गोली मारा की तरफ बढ़ रही होती है। डेनियल उसे बचाने की कोशिश करता है, पर समय यहाँ बहुत धीमा हो जाता है। बच्चा जिसे कैद किया गया था खुद को आजाद करके मोर के पास पहुंच जाता है। अब समय पूरी तरह से रुक चुका है। केवल मौला और वह बच्चा ही वहां बचे हैं। वह बच्चा मोर को अपने साथ बाहर ले आता है। मौला कमरे में जाती है और पूछती है, यहाँ क्या हो रहा है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तुम बार बार कैसे वापस चले जाते हो? बच्चा एक कागज पर लिखता है, मैं कुछ भी बोल नहीं सकता क्योंकि हमेशा कोई हमें देख और सुन रहा होता है। तुम्हें बस मुझे फॉलो करना होगा। मौला को अपने सारे सवालों के जवाब चाहिए होते हैं, इसलिए वह बच्चे को फॉलो करने लगती है। बच्चे के हाथ में वही हरे रंग का कीड़ा होता है जिसे हमने आखिरी बार डेनियल के पास देखा था। डेनियल ने वह कीड़ा लोअर क्लास में छोड़ दिया था, जिसके बाद एक बच्चे की मौत हो गई थी और सभी कंपास खराब हो गए थे। अब वही बच्चा जब उस कीड़े को जमीन पर रखता है तो एक पोर्टल खुल जाता है। मौला उस पोर्टल से बाहर निकलती है और एक अनजान जगह पर पहुंच जाती है। वहीं शिवा के अंदर जहां समय रुक गया था, अब सब कुछ सामान्य हो जाता है। लेकिन अब शिवा से एक अजीब सी आवाज आना शुरू हो जाती है। अप्रैल देखती है कि वहां मोर और बच्चा नहीं है। डेनियल से कहती है, मैंने तुम्हें शिवा में पहले कभी नहीं देखा। जरूर तुम मोर और उस बच्चे के साथ मिले हुए हो। वह डेनियल को पकड़ लेती है, लेकिन तभी टॉप कहती है,
ये वक्त आपस में लड़ने का नहीं है, हमें यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढना होगा। शिवा से आ रही आवाज सबको हिप्नोटाइज करना शुरू कर देती है। लोग धीरे धीरे समुद्र में कूदने लगते हैं। मौला यह देखकर हैरान हो जाती है। वह भागते हुए नीचे जाती है। उसके पास अब भी वह हरे रंग का कीड़ा होता है जिससे वह पोर्टल खोलती है। वह उसी जगह पहुंच जाती है जहां मारा गई थी। उसे इबचा मिलता है और वह उससे पूछती है, मोर को क्या हो गया है? वह मुझे पहचान क्यों नहीं रही? बच्चा शांत रहता है। इन सब घटनाओं के बाद मौला वापस पोर्टल के जरिए शिप में लौटती है ताकि लोगों की जान बचा सके। वह उस जगह पहुंचती है जहां मशीन से वह खतरनाक आवाज निकल रही थी। मौला मशीन को बंद करने की कोशिश करती है। वहीं दूसरी तरफ एक केबिन में एक न्यूली मैरिड कपल को दिखाया जाता है जो एक दूसरे के साथ खुश नहीं है। तभी वहां लोअर क्लास का एक आदमी आता है। वह गन के दम पर उन्हें कैद कर लेता है और उनके हाथ बांध देता है। फिर वह अपने भी हाथ बांध लेता है। यह रहस्यपूर्ण कहानी तब शुरू होती है जब मोरा को ऐसा प्रतीत होता है कि वह किसी अनजानी दुनिया में है। मोरा का सामना एक अजीब दृश्य से होता है जहां उसे एक मोर दिखाई देता है। यह मोर मानो उसे सम्मोहित कर समंदर में कूदने के लिए प्रेरित करता है। शिव और रहस्यमयी संकेत मोरा को एक स्थान दिखाया जाता है जहां उसे एक अजीब सा सन्नाटा महसूस होता है। यह वही जगह है जिसे उसके पिता ने उसकी मां के लिए बनाया था। यह एक मानसिक अस्पताल था जहां उसे ले जाया जाता है। अचानक दो लोग उसे पकड़ लेते हैं और तभी उसके पिता बेहोश आ जाते। पिता का सवाल पिता उससे पूछते हैं, तुमने उस चीज को कहाँ छिपाया है? मोरा को कुछ भी समझ में नहीं आता, लेकिन उसके पिता की बातों और पुराने बटन से उसे यह एहसास होता है कि कुछ महीने पहले प्रोमीथियस नाम का जहाज गायब हुआ था और इसमें उसके पिता का हाथ था। इंजेक्शन और यादें। मोरा को एक अजीब इंजेक्शन लगाया जाता है। जब वह होश में आती है तो खुद को अपने बिस्तर पर पाती है। वह घबराकर कैप्टन के पास जाती है और कहती है, मुझे यह नहीं पता कि कुछ महीने पहले मैं प्रोमीथियस में थी या नहीं, लेकिन मुझे यकीन है कि मेरे पिता ही इसके पीछे हैं। उन्होंने मेरी पिछली यादों को मिटा दिया है। पिता का अतीत। मोरा के पिता की जिंदगी में उसकी माँ सबसे महत्वपूर्ण थी, लेकिन जब मोरा का जन्म हुआ तो उसकी माँ की मानसिक स्थिति खराब हो गई। इसके बाद उसके पिता ने मानसिक रोगियों के लिए एक अस्पताल, मेंटल असाइलम बनाया। मोरा को यह यकीन हो जाता है कि उसके पिता ने उसके साथ और जहाज पर जो कुछ भी किया वह उनके खतरनाक प्रयोगों का हिस्सा है। हरा रंग का कीड़ा और दरवाजा। मोरा को एक रहस्यमयी हरे रंग का कीड़ा दिखता है। वह वही प्रक्रिया दोहराती है जो उसने एक बच्चे को करते हुए देखा था। इस प्रक्रिया के बाद एक दरवाजा खुलता है। वह और कैप्टन अंदर जाते हैं और खुद को एक पुराने घर के सामने पाते हैं। कैप्टन का अतीत। यह हम वही घर होता है जहां कैप्टन की पली और बच्चे की मृत्यु हुई थी। डैनियल जॉयस पूरी घटना का हिस्सा है। एक साउंड ब्लॉक कर देता है। इस साउंड के कारण लोग प्लॉटिस या मानसिक भ्रम में थे। जहाज पर पहले 1500 लोग थे, लेकिन अब उनमें से अधिकांश ने समंदर में कूदकर आत्महत्या कर ली है। विल्सन की तलाश। मोरा के पिता का एक आदमी विल्सन एक बच्चे को ढूंढ रहा होता है, लेकिन उसे वह बच्चा नहीं मिलता। मोरा के पिता को दिखाया जाता है जो एक कमरे में बैठे होते हैं। कमरे की खिड़की से बाहर एक रहस्यमयी पिरामिड दिखाई देता है। यह पिरामिड ठीक वैसा ही था जैसा छोटे मॉडल में उस बच्चे के हाथ में था। पिता की योजना। विल्सन मोरा के पिता से कहता है, मैंने जहाज के हर कोने में बच्चे को ढूंढा, लेकिन वह नहीं मिला। मोरा के पिता जवाब देते हैं, उस बच्चे को ढूंढना बहुत जरूरी है। अगर वह नहीं मिला तो हमारा प्रयोग अधूरा रह जाएगा। अंतिम रहस्य। मोरा और कैप्टन को फिर से उसी मानसिक अस्पताल में ले जाया जाता है। यह पूरी घटना और उसका संबंध जहाज प्रोमीथियस के साथ गहराई में छिपा हुआ रहस्य है। आगे क्या होगा? क्या मोरा अपने पिता के खतरनाक प्रयोगों को रोक पाएगी? क्या प्रोमीथियस का रहस्य कभी सुलझ पाएगा? यह कहानी आगे और भी रहस्य और मोड़ों से भरी हो सकती है ताकि वह मोरा के पिता के खिलाफ सबूत जुटा सके। लेकिन अब यहाँ डैनियल भी आ जाता है। उसे देखकर मोहरा और कैप्टन दोनों हैरान हो जाते हैं क्योंकि डैनियल भी उसी पोर्टल के माध्यम से यहाँ पहुंचा था। इसका मतलब ये है कि डैनियल को भी इस पोर्टल के बारे में जानकारी है। कैप्टन उस पर हमला करता है, लेकिन डैनियल अपनी टेलीपोर्टिंग पावर का उपयोग करके उसे जंगल में भेज देता है। यह देखकर मोहरा डर जाती है और डैनियल की तरफ बंदूक तान देती है, लेकिन डैनियल उसे हैरानी से देखता है और पूछता है, तुम्हें सच में कुछ भी याद नहीं? मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ।
हमारी शादी को 12 साल हो चुके हैं। मोहरा को उसकी बातों पर यकीन नहीं होता। उसे लगता है कि डेनियल उसके लिए खतरा है। वह डेनियल को एक कमरे में बंद कर देती है और खुद वहां से बाहर निकल जाती है। गुस्से में वह अपनी बंदूक जमीन पर फेंक देती है, जिससे वह शीशे से टकराकर गिर जाती है। वहीं मोहरा इनविजिबल दीवार के पास जाती है और उसके ढक्कन को खोलकर वापस अपने जहाज शिप में लौट आती है। दरअसल यह एक छिपा हुआ रास्ता था। दूसरी ओर मोहरा के पिता को दिखाया जाता है, जो मॉनिटर्स के सामने बैठे होते हैं। उनके सामने कई मॉनिटर्स हैं, जिनसे वह जहाज और उसमें मौजूद हर व्यक्ति पर नजर रख सकते हैं। इसका मतलब यह है कि उन्हें सब कुछ पता है कि कौन, कब और कहां क्या कर रहा है। इधर जंगल में कैप्टन को दिखाया जाता है। वह एक घर से बाहर निकलकर प्रोमीथियस शिप के अंदर लौट आता है। जब वह जहाज से बाहर देखता है तो हैरान रह जाता है। वहां एक दो नहीं बल्कि कई बड़े बड़े जहाज होते हैं। दूसरी तरफ मोहरा अपने जहाज में लौट चुकी है। वहां कुछ यात्री पैसेंजर्स भी हैं। तभी समुद्र में तूफान आ जाता है, जिसकी वजह से जहाज के ऊपर पानी चढ़ने लगता है। सभी यात्री डर जाते हैं। स्थिति को संभालने के लिए सभी को नीचे इंजन रूम में भेजा जाता है, लेकिन मोहरा कैप्टन को ढूंढने के लिए जहाज में घूमती है। पूरे जहाज में तलाशने के बाद भी वह उसे नहीं मिल पाता। फिर वह कैप्टन के कमरे में जाती है। वहां बेड के नीचे एक छोटा तहखाना होता है। जब वह तहखाने में जाती है तो अचानक अपनी यादों में पहुंच जाती है। यह वही साइलेंट असाइलम है जिसे उसके पिता ने उसकी माँ के लिए बनवाया था। मोहरा को यकीन हो जाता है कि कैप्टन भी अपनी यादों में खो गया होगा। जब वह तहखाने से बाहर निकलती है तो उसे कैप्टन की जगह उसकी मृत पत्नी मिलती है। वह मोहरा पर हमला करती है और कहती है, तुम कैप्टन की यादों में क्या कर रही हो? तुम कौन हो? मोहरा किसी तरह वहां से भाग निकलती है और डैनियल के कमरे में जाती है। डैनियल उससे कहता है, तुम मेरी पत्नी हो। उनकी शादी को 12 साल हो चुके हैं। इस बात की पुष्टि करने के लिए वह अपने बेड के नीचे बने तहखाने में जाती है, जो उसकी पुरानी यादें छिपी हैं। कमरे में पहुंचने पर उसे एक कैमरा दिखाई देता है, जो उसे जाना पहचाना लगता है। जब वह बेड के पास जाती है तो वह डेनियल और उसकी ढेर सारी तस्वीरें होती हैं। इन तस्वीरों में उनके साथ एक बच्चा भी होता है, एक रहस्यमय बच्चा जो कभी कुछ नहीं बोलता। उसके पास एक छोटा सा पिरामिड है। तस्वीरों को देखकर ऐसा लगता है कि वह बच्चा डेनियल और मोर का बेटा है। वहीं दूसरी तरफ डेनियल को दिखाया जाता है, जो मोर की यादों में खोया हुआ है। वह इन यादों से निकलकर एक कब्र के पास जाता है। उसी कब्र के नीचे वह बच्चा छिपा हुआ है। डेनियल उससे कहता है, तुम्हें अपनी जान बचानी होगी क्योंकि मोर के पिता बुमहिन ढूंढ रहे हैं। बच्चा जवाब देता है, तुम मेरी चिंता मत करो। मिनियो सुरक्षित व डेनियल को एक रिंग देता है और कहता है, इसे मोर को दे देना। डेनियल और मोर की कहानी के बीच यह बच्चा एक गहरा रहस्य है। इसके बाद डेनियल वहां से निकलकर वापस उस शिव तक पहुंचता है। उसे यकीन होता है कि मोर उसकी यादों में तहखाने तक पहुंच चुकी होगी। जब वह तहखाने में अपनी यादों को तलाशता है तो वहां उसे मोर मिल जाती है। अब गौरव डेनियल को यकीन हो चुका है कि मोर उसकी पत्नी है। डेनियल उसे बताता है, जो कुछ भी यहाँ हो रहा है वह आंखों का भ्रम है। यह एक गेम है जिसे हमें पूरा करना होगा। अगर हम इसे पूरा नहीं कर पाए तो ये दोबारा से शुरू हो जाएगा। गेम को जीतने के लिए उन्हें एक चाबी चाहिए, जिसे मोर ने पहले कहीं छुपा दिया था। डेनियल कहता है, ये चाबी हमारी बेटी के पास वाले पिरामिड को खोलने के लिए जरूरी है। यह पिरामिड इस खेल का अंत कर सकता है। मोर को याद आता है कि उसके भाई ने एक लेटर भेजा था जिसमें कुछ टिकट्स और एक चाबी थी। उसने वह चाबी अपने पेंडेंट में फिक्स कर दी थी और वह पेंडेंट अभी भी उसके पास इसी बीच। मोर को यह भी याद आता है कि उसके पिता उससे उस चाबी के बारे में मेंटल असाइलम में पूछताछ कर रहे थे। वही चाबी अब इस रहस्य की कुंजी है। दूसरी ओर मोर के पिता को दिखाया जाता है। उनके एक आदमी ने मोर के बेटे को पकड़ लिया है। पिता कहते हैं, मोर को जल्दी से लेकर आओ, नहीं तो मैं हमारे बेटे को मार दूंगा। मोर के बेटे के पास वह छोटा पिरामिड होता है, जिसे मोर के पिता ले लेते हैं। पिरामिड को खोलने पर उसमें एक की होल होता है। उसकी होल की चाबी मोर के पास है। अब मोर शिफ्ट में होती है। वह एक तूफान में फंसी हुई है और बवंडर के बीच से गुजरते हुए एक रहस्यमयी समुद्र तक पहुंचती है। वहां उसे कई शिव दिखाई देते हैं। ये वही जगह है जहां कई और रहस्यमयी पात्र मौजूद हैं। पॉमिस, दूसरे शिव और कैप्टन। रहस्य का खुलासा अभी बाकी है। इसकी गहराई में छुपा है वो रहस्य। इसके बाद मोर की पुरानी यादों का पर्दा उठता है। यादों में मोर अपने बेटे के साथ होती है।
उसके पास एक हरे रंग का कीड़ा है जिसे बीटल कहते हैं। आवाज गूंजती है, अगर तुम इस बीटल को बचाना चाहती हो तो इसे मुक्त करना होगा। तभी मोर की बेटी जागती है। वो अपने दादा के पास है। दादा बताते हैं, हम सब यहाँ कैद हैं, लेकिन इसकी वजह मैं नहीं बल्कि तुम्हारी माँ है। वहां मौजूद हर व्यक्ति अपनी मर्जी से यहाँ आया था। वे अपनी दर्द भरी यादों से छुटकारा पाना चाहते थे, लेकिन चाहे जितना भी प्रयास करो, कुछ दर्द हमेशा भीतर रह जाता है। इसके बाद दादा अपने पोते को एक कमरे में ले जाते हैं। वहां 2 इंजेक्शंस रखे हैं, एक सफेद और एक काला। काले से यादें मिटाई जाती हैं और सफेद से पुरानी यादें वापस लाई जाती हैं। दादा उसे सफेद इंजेक्शन लगाते हैं। अब हमें मोर की यादों की दुनिया दिखती है। उसे एक गंभीर बीमारी थी। मोर अपने प्रियजनों को छोड़कर जाना नहीं चाहती थी, इसीलिए उसने एक सिमुलेशन की दुनिया बनाई। वो एक ऐसी दुनिया थी जो असली नहीं थी, लेकिन वहां रहने वाले हर व्यक्ति को ये लगेगा कि वही उनकी असली दुनिया है। यही वो जगह है जहां सब लोग कैद हैं। हर यात्री जिसे अपनी जिंदगी में कोई दर्द या कष्ट था, इस सिमुलेशन का हिस्सा बन गया। उनकी असली दुनिया में उनके शरीर है, लेकिन उनका दिमाग इस वर्चुअल दुनिया में कैद है। उन्हें लगता है कि यही उनकी हकीकत है। मोर के पति डैनियल ने उसे ऐसा करने से रोका था, लेकिन मोर ने कहा था, अगर हम ऐसा करेंगे तभी हमेशा के लिए साथ रह पाएंगे। इसीलिए वो अपने बेटे और पति के साथ इस सिमुलेशन में आई। मोर को पकड़ लिया जाता है, उसे उसके पिता के पास ले जाया जाता है और मोरा स्वीकार करती है कि उसने इस सिमुलेशन, इस दुनिया को बनाया है। उसके पिता उससे चाबी मांगते हैं और मोरा उन्हें चाबी दे देती है। इसके बाद मोरा के पिता मोर को ब्लैक कलर का इंजेक्शन लगाकर उसकी यादों को मिटा देते हैं।